तो भाई नए साल में नई बाइक प्लान कर रहे हो और बजट थोड़ा कम है तो भाई मैं हूं ना। 1 लाख के अंदर आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी मेरे लिस्ट में 5 बाइकें हैं, उसके कॉन्स और प्रो दोनों पे हम बात करेंगे। आपको जो प्रैक्टिकल लगे आप उसको कंसिडर कर लेना, आपके यूज में आना चाहिए मेन। तो भाई ज्यादा देर नहीं करते हैं, मैं हूँ आपको वुल्फी, आप देख रहे हैं ट्रेवल विद वुल्फी और वीडियो को अब जल्दी से शुरू करते हैं। अब बाइकों के नाम बताने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि कोई भी गाड़ी किसी तरह के रैंकिंग बेस पे नहीं है इस लिस्ट में कि आप सोचो कि पहले नंबर पे मैंने जो बाइक बता दी वो बहुत अच्छी है और 5th वाली बहुत कम है। पांचों बाइक्स का अपना अलग अलग यूज है। 2 परफॉर्मेंस बाइक है, 2 बैलेंस बाइक है जो परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों देखती है, और एक बाइक जो बिल्कुल ही माइलेज के लिए है। तो ऐसे ग्राउंड में आप कंसिडर कर सकते हो इजिली कि कौन सी बाइक आपके यूज में ज्यादा आएगी। तो पहली बाइक जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो है भाई टीवीएस की रेडर 125। 90,000 से स्टार्ट होती है। वैसे तो टॉप वेरिएंट इसका 1 लाख के ऊपर जाता है एक्स शोरूम, बट अगर आप बीच के वेरिएंट भी देखते हो तो आपको काफी अच्छी डील देखने को मिलती है यहाँ पे। आप ड्रम ब्रेक्स वाले मॉडल को देख सकते हो, ड्रम प्लस डिस्क भी आता है इसमें, और ऐसे बहुत से वेरिएंट्स इसमें आते हैं, बट आप ऐसा कुछ बहुत बड़ा मिस नहीं करोगे। टॉर्क एंड पावर आउटपुट बहुत ही सिमिलर से हैं इसमें, जहाँ पे आपको पावर बैंड में पूरे ऑल अराउंड आपको बहुत बढ़िया पिकअप मिलने वाला है, और ये परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी में आती है। तो आप समझ सकते हो गाड़ी की हैंडलिंग भाई टॉप नॉच है। वही टीवीएस का रेसिंग डीएनए इसमें भी देखने को मिलता है। अगर आप अपाचे लवर हो, आप या तो कभी अपाचे का सोचे हो, आपको वो अपाचे वाला फील पसंद है, तो ये गाड़ी आपको बहुत पसंद आने वाली है। लाइट वेट है, इस परफॉर्मेंस कैटेगरी में सबसे लाइट वेट यही है, और सबसे अच्छी हैंडलिंग भी मैं कहूंगा इसी में है। काफी अच्छे वाइब्रेंट कलर्स में आती है, तो रूट प्रेजेंस भी आपको देखने को मिल जाता है। बेसिकली ये गाड़ी मैं कहूंगा कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। अगर आपका बजट कम है और आप अच्छी गाड़ी चाहिए आपको कि हाँ आप कॉलेज वॉलेज ले जा सको थोड़ा, तो भाई ऑफकोर्स टीवीएस रेडर 125 बिल्कुल उस लिस्ट में आती है। और इवन सिर्फ देखने दिखाने या परफॉर्मेंस वाइज भी ऐसा नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि लाइट वेट भी है, तो उसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी हाईवेज पे स्टेबल नहीं है। मैंने इस गाड़ी को बहुत लोगों को बाहर जाते हुए देखा है, हाईवेज पे प्रॉपर क्रूज करते हुए देखा है सामान वगैरह लाते साथ। तो गाड़ी कैपेबल बहुत है, बहुत ही रिफाइन इंजन है। इवन 125 सीसी का जो टीवीएस ने इसमें डाला है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। तो ऑल अराउंड गाड़ी में प्रोस बहुत सारे हैं। कॉन्स में अगर मैं कुछ बताऊं तो कॉन्स में ऐसा है कि इसी कैटेगरी में इसी के बाद वाली गाड़ी से अगर मैं जैसे कंपेयर करूं जो मैं आगे बताने वाला हूं, तो माइलेज थोड़ा सा कम है, जबकि ये लाइट वेट है उससे, पावर भी इसका थोड़ा कम है उससे, बट स्टिल माइलेज थोड़ा उसके बाद भी कम है इसका। तो वो एक थोड़ा बहुत अगर आप सोच रहे हो लेने वेने का, तो फिर बस वही एक मुझे कौन समझ में आया। दूसरा कि भाई फ्रंट ब्रेक थोड़ा सा मुझे इस गाड़ी का वीक लगता है। वो एक चीज़ है कि थोड़ा सा ज़्यादा दबाना पड़ता है, तब जाके आपको वो गाड़ी का फीडबैक मिलता है। बट ओवरऑल सारी चीज़ें अगर देखो तो गाड़ी निम्बल है, चलाने में मजा आता है, रिफाइंड इंजन है। एलॉय व्हील्स आपको अराउंड सारे वेरिएंट्स में देखने को मिल जाता है। ड्रम ब्रेक सिर्फ एक सबसे नीचे वाले वेरिएंट में ही है, बाकी उसके बाद डिस्क ब्रेक्स ही आपको देखने को मिलते हैं, और वही अपाचे वाला आपको बेसी सा एग्जॉस्ट नोट भी मिलता है। तो वो सारी चीजें अगर देखें तो भाई ये गाड़ी बिल्कुल डिजर्व करती है इस लिस्ट में रहने के लिए। अब भाई दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़े तो भाई ये मुझे लगता है कि अभी नई आई है और मार्केट लिटरली स्टील कर सकती है ये गाड़ी। और अभी जो इसका फर्स्ट इंप्रेशन लोगों में आया है, वैसे ही ऑलरेडी इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी हो चुकी है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और इवन बाहर दिखती भी है तो ऐसा आदमी एक बार पलट के जरूर देखता है कि ये कौन सी गाड़ी आई है, क्योंकि कहीं से भी 125 सीसी की ये बाइक नहीं लगती है। तो किसकी बात कर रहा हूँ? हीरो एक्सट्रीम 125R की। भाई मतलब लुक्स में तो मतलब मैं कहूंगा कि ये विनर है इस लिस्ट में, मैं तो कहूंगा बिल्कुल कोई शक नहीं है सर। मतलब अगर आप इस लिस्ट में एक स्पोर्टी बाइक ढूंढ रहे हो ना, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, तो लुक्स में तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल ये टोटली विन करती है, क्योंकि रूट प्रेजेंस बहुत सही है। इवन मैंने भी जब पहली बार देखा था तो मुझे कहीं से वो गाड़ी 125 सीसी या मतलब ऐसी कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं लगी थी। बिल्ड एंड फिनिश बहुत सही है, बल्कि सी लगती है, बढ़िया है। बट उसके साथ ही और भी प्लस पॉइंट्स है लुक्स के अलग भी, कि गाड़ी में पावर भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है। 0.2 PS पावर ज्यादा देखने को मिलती है आपको टीवीएस रेडर 125 से, और ये भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक ही है इस कैटेगरी में। बहुत हैप्पीली रेविंग इंजन है इसका भी, एंड ऑफ कोर्स हीरो की बाइक है, तो आपको रिफाइनमेंट के साथ आपको माइलेज भी देखने को मिलता है, पावर भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। वो सारी चीजें हैं इस गाड़ी में। उसी के साथ इसमें भी आपको एलॉय व्हील्स अराउंड ऑल द वेरिएंट्स आपको देखने को मिलता है, कहीं पे भी ऐसा कॉस्ट कटिंग नहीं है वो सारी चीजों के अराउंड। और डिस्क ब्रेक भी आपको इवन लोअर वेरिएंट में भी देखने को मिलता है और टॉप वेरिएंट में भी देखने को मिलता है। फर्क बस सिंगल चैनल एबीएस का है कि टॉप वेरिएंट में आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलेगा, नीचे वाली वेरिएंट में आपको आईपीएस देखने को मिलेगा। बट मैं स्टिल उसको ऐसा कॉन में नहीं बताऊंगा, गाड़ी में प्रोस ज्यादा है। ये भी वाइब्रेंट कलर्स में आती है, स्टैंड आउट करती है। इवन अगर आप इसका ब्लैक कलर ही लेने जाते हो ना, तो मेरे ख्याल से आपको पहली नजर में पसंद आने वाला है, खासकर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, उनको ये बहुत पसंद आने वाला है। 66 kmph का माइलेज भी क्लेम कर देती है साथ साथ, तो सबकी फेवरेट वो ऐसी हो जाती है, क्योंकि पॉकेट पे बहुत इजी पड़ती है। वेट 10 kg कुछ ज्यादा है बस रेडर से, बट उतना कुछ पता नहीं चलता। ये भी सेम रियर मोनोशॉक और फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ ही आती है, सेम रेडर वाला ही सेटअप है। और हैंडलिंग में भी मैं कहीं से कहीं ऐसा नहीं कहूंगा कि कम है या कुछ है, बस फर्क कहीं अगर है रेडर 125 से तो वो ये
ये है कि इस गाड़ी में मिड रेंज बहुत अच्छा है, टॉप एंड पे थोड़ा सा वाइवी है, बट आप लो एंड और मिड रेंज अगर देखो तो गाड़ी बहुत एक्सेल कर जाती है, मतलब इवन रीडर 125 को भी। और उसी के अराउंड कॉन में अगर बात करूँ तो इसका भी बहुत सिमिलर टीवीएस रीडर वाले ही प्रॉब्लम है कि फ्रंट ब्रेक बहुत ही कम फीडबैक देता है, ऐसा मुझे लगता है। फ्रंट ब्रेक और थोड़ा सा बाइट ऑफर कर सकता है, फ्रंट ब्रेक फील थोड़ा सा बेटर हो सकता है इस गाड़ी में। और एक कंप्लेंट और थी मेरी इसी गाड़ी पे कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ प्रीमियम लगता है, गाड़ी इतनी अलग स्टैंड आउट करती है, बट रियर टायर हगर पता नहीं क्यों बहुत चीप सा लगता है। तो अगर मैं ये गाड़ी लूँ तो मैं सबसे पहले तो टायर हगर और ये साड़ी गार्ड वगैरह सब हटा दूंगा पहले तो इस गाड़ी से। बट ओवरऑल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में मुझे ऐसा लगता है कि ये गाड़ी ज्यादा पॉपुलर होगी आगे चल के, तो ऑफकोर्स आप ये गाड़ी को बिल्कुल देख सकते हो। बाकी अभी अब हम आगे चलते हैं थोड़े बैलेंस बाइक्स की ओर, जो कोई ऑफिस जाने वाले लोग या फिर ऐसे कम्यूटर बाइक ढूंढ रहे हैं जो आपको परफॉर्मेंस भी दे दे, ऐसा नहीं कि सिटी ट्रैफिक में आपको बहुत कम पावर सी लगे या आप पीछे रह जाओ, सिग्नल पे आगे भी निकल पाओ और साथ में आपको माइलेज भी मिल जाए। अगर ऐसी बाइक हम ढूंढ रहे हैं तो अब बैलेंस बाइक्स की ओर चलते हैं। तो बैलेंस बाइक में तो सबसे पहले जिस बाइक की बात होनी चाहिए वो है भाई पल्सर 125। जी, सबसे पहले हम ऑथेंटिक और ओजी की तरफ ही जाएंगे। N125 की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पल्सर 125 की बात कर रहा हूँ, जो कि सालों से सेम ही आ रही है। और यही मेरे ख्याल से इसका सबसे प्लस पॉइंट है कि इस गाड़ी में कभी कुछ ऐसा खराब था ही नहीं, और जब कुछ खराब नहीं तो फिर सुधार किस बात का। तो 10 सालों से ये गाड़ी वैसी की वैसी आ रही है, और मुझे तब भी मुझे कोई इस गाड़ी में ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिखी कि मैं बोलूँ कि ये इसमें अपग्रेड क्यों नहीं हुआ या ये क्यों नहीं हुआ। इस प्राइस के अराउंड और माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू और परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे आप, तो ये गाड़ी आपको अभी भी इतना सेंस बनाती है। अपग्रेड आपको जो काम की चाहिए थे वो सारी इसमें जरूर मिलती है। डिस्क ब्रेक और एलॉय व्हील्स के साथ ये भी आती है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी अब अपग्रेड हो चुका है इसमें। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी आपको बाकी पहले 2 गाड़ियों से ज्यादा देखने को मिलती है, 0.5 लीटर। मेनली सिटी कम्यूट्स में ये सबको एक्सेल कर देती है। तो हम पता नहीं कितने सालों से देखते आ रहे हैं कि पल्सर का कोई तोड़ नहीं है सिटी राइड्स में। बहुत अच्छे लो एंड और मिड रेंज के साथ आती है। राइडिंग पोजीशन भी आपको यहाँ बहुत डिसेंट देखने को मिलती है। राइट ट्रायंगल सिटी कम्यूट के हिसाब से बहुत प्यारा देखने को मिलता है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लीड बैक है, बहुत ज़्यादा आगे लीन नहीं करते। और सबसे बड़ी यूएसपी जो इस गाड़ी में मुझे जो लगती है कि परफॉर्मेंस और माइलेज वगैरह सबके साथ भी चीप टू मेंटेन है। कॉन्स पे अगर बात करें तो वही है कि टांग खींचने वाली बात है कि हमें पता है कि इस गाड़ी को उस यूज के लिए बनाया नहीं है, बट स्टिल वही के मॉडर्न फीचर्स इसमें कम आते हैं। इंजन में थोड़े से वो मैकेनिकल क्लटर्स आते हैं जो वही पुराने इंजन वाला फील देता है। जिनको वो ऑथेंटिसिटी चाहिए भाई उनको तो वो चीज अच्छी लगेगी, जिनको वो मेटल क्लटरिंग साउंड्स वगैरह अच्छा लगता था, जो रिफाइनमेंट ढूंढने आ रहे हैं तो उनके लिए ये बाइक उतनी अच्छी शायद उनको ना लगे, क्योंकि है इसमें वो पुरानी मेटल क्लटरिंग साउंड्स है, मैकेनिकल जो आवाजें इंजन से आती थी ना, वो सारी चीजें हैं इसमें। बहुत ज्यादा रिफाइंड नहीं लगता, बट स्टिल कम्यूटिंग के लिए पल्सर आज भी राजा है, इवन विदाउट एनी चेंजेस। कंपनी वैसी की वैसी ही बेच रही है, और बड़ी पल्सर्स को भले ही बर्बाद कर रखा हो बजाज ने, बट यहाँ मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि इसको अपग्रेड दे के खराब करो। बट इसी बाइक को अगर आप थोड़ा और अभी के समय के हिसाब से एडवांस देखना चाहते हो, आपको थोड़े बहुत फ्रेशनेस चाहिए इसी बाइक के साथ, तो भाई 4th नंबर पे हमारे पास एक और पल्सर ही है, बट N125। ये भी 2024 एंड के अराउंड ही लॉन्च हुई थी। लुक ओवरऑल पूरा बिल्कुल फ्रेश देखने को मिल जाएगा, काफी लंबी सीट देखने को मिल जाएगी साथ ही में, और इसमें भी डिस्क ब्रेक और एलॉय व्हील्स अराउंड ऑल वेरिएंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लुक थोड़े सब्जेक्टिव हो सकते हैं लोगों के हिसाब से, क्योंकि बहुत थोड़ी सी अलग दिखती है। शार्प बनाई है इस बार इनने ये बाइक, बट मेरे को तो पर्सनली अच्छी लगती है ये बाइक। अभी के टाइम के अकॉर्डिंग काफी फ्रेश लगती है, अच्छा लगता है देखने में। टैंक आपको नॉर्मल पल्सर 125 से थोड़ा कम देखने को मिलता है। माइलेज लगभग सेम देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 6 MPL का अंतर आता है इसमें, बट गाड़ी उससे ज्यादा स्पोर्टियर फील करती है। 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ ये भी आती है, और वेट इसका पुरानी वाली पल्सर से ज्यादा कम है, तो पावर टू वेट रेशियो ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत अच्छा होने वाला है। पल्सर के इंजन हम जानते हैं मोस्टली लो एंड और मिड रेंज के हिसाब से ट्यून करे जाते हैं, तो यहाँ पे ये थोड़ी और ज्यादा आपको पावरफुल फील होगी नॉर्मल पल्सर 125 के कंपैरिजन में। और ये सारी चीजों के साथ इसमें भी वही प्रोज हमको देखने को मिलते हैं कि एक तो पॉकेट फ्रेंडली है, इजी टू मेंटेन है, स्टाइलिंग आपको फ्रेश देखने को मिलती है, बिल्ड क्वालिटी और ये सारी चीजों के भी कंप्लेंट आपको इस बाइक में नहीं होगी, जो कि बजाज के अगर आप नॉर्मल पल्सर 125 पे जाओगे तो आपको बहुत सिंपल सब कुछ मिलने वाला है। कॉन्स में अगर आए तो एक कॉन बस वही जो नॉर्मली हर बजाज बाइक के साथ होता है कि बॉडी के साथ टायर कभी भी मैच नहीं करते इनकी गाड़ियों के, बहुत पतले टायर देखने को मिलते हैं। मैं कहता हूँ कि थोड़े से बल्कियर टायर्स अगर हमको इसमें देखने को मिल जाते तो इस गाड़ी के लुक के साथ वो बहुत अच्छा एस्थेटिक प्रोवाइड करता है, आपको देखने में बहुत अच्छी लगती है, तो वो एक
फैक्टर है, बट ओवरऑल अगर आप कम्यूटिंग के लिए एक बैलेंस बाइक ढूंढ रहे हो ना, तो फिर पल्सर N125 यूथ के लिए बहुत अच्छी बाइक है, जो थोड़ा फ्रेशनेस भी चाह रहे हैं कि थोड़ी सी अलग भी दिखे गाड़ी हमारी और पैसे भी ज्यादा ना लगे। अब भाई लिस्ट में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी और सबसे ज्यादा जेब पे हल्की पड़ने वाली गाड़ी, हम बात करने वाले हीरो स्प्लेंडर प्लस की। भाई इस लिस्ट पे अगर स्प्लेंडर नहीं हो तो यार मेरे ख्याल से बहुत बड़ी इंसल्ट होगी। तो ऑफकोर्स ये गाड़ी हम ऐसे जाने दे नहीं सकते। कोई शायद कमेंट पे ये भी बोलने आया कि प्लेटिना और आई स्मार्ट और भी गाड़ियां भी हैं माइलेज के हिसाब से, वो क्यों नहीं। तो वहां पे यार एक फैक्टर जहां ये जीत जाती है वो ये है कि यहाँ आपको पावर और टॉर्क दोनों आपको काफी इंस्टेंट और रॉ देखने को मिलता है विद ग्रेट माइलेज। जहाँ प्लेटिना बहुत ज्यादा अंडर पावर्ड सी फील करती है, उसमें कभी ना लो एंड समझ में आता है ना मिड, तो वो काफी ज्यादा अंडर पावर्ड हो जाती है उस प्राइस के अराउंड। माइलेज भले ही ज्यादा हो बट हमें गाड़ी के बाकी सारे डायनेमिक्स को भी देख के जज करना है, तो इसलिए प्लेटिना नहीं है इसके अराउंड। बट स्प्लेंडर के साथ जो लोग चलाते हैं, जो लोग जानते हैं, उनको पता है भाई 4 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आती है, बट वो चारों गियर में पावर ऐसी आपको देखने को मिलती है, टॉर्क इतना ऐसा इंस्टेंट देखने को मिलता है ना स्प्लेंडर पे कि आप एक अच्छी वाली बीच कैटेगरी की कोई सी भी कार को भी इवन आप इस गाड़ी से टो कर सकते हो और ये कर लेगी। बहुत ईजी टू मेंटेन है, बहुत ही चीप, इवन इंजन ऑयल सब कुछ कुछ भी अगर आप मेंटेनेंस के लिए भी जाओ तो बहुत चीप है। आपका 550 रुपए में तो गाड़ी का पूरा जगह पूरी सर्विस हो जाती है। प्रैक्टिकलिटी ये गाड़ी इतनी जम के प्रोवाइड करती है क्योंकि आप कहीं भी रोड पर आप सर्विस करा सकते हो, सर्विस सेंटर से करा सकते हो, कहीं भी कराओ, इस गाड़ी को छूने में कोई मैकेनिक नहीं डरता है। दूसरा के पार्ट्स अवेलेबिलिटी में मुझे लगता नहीं है कि स्प्लेंडर को कोई भी हरा सकता है। और माइलेज में बात करें तो भाई ये गाड़ी तो जानी जाती है कि एक बार भरो, फ्यूल कैप बंद करो और बस निकल जाओ, भूल जाओ। तो ऐसा कम्यूटर और ये 1 लाख के अंदर वाली कैटेगरी में माइलेज के अगर बात करें तो फिर भाई हम स्प्लेंडर की ही बात करेंगे। सिर्फ 112 kg का वेट है, जिसपे 97.2 cc का इंजन है, सीट हाइट भी सबके लिए एक्सेसिबल है और बहुत ही इजी टू हैंडल है। तो अगर आप प्रैक्टिकलिटी ढूंढ रहे हो और आपको मतलब नहीं है गाड़ी के लुक्स या किसी और चीज से, बस आपको चाहिए गाड़ी जो कम्यूट करे, जो आपको कहीं से कहीं भी ले जाए, आपको काम से बस A to B पहुंचना है और B to A आना है, और बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली बाइक चाहिए, बिल्कुल ही टाइट बजट के साथ जा रहे हो आप, तो भाई स्प्लेंडर बिल्कुल भी कोई जोक नहीं है। स्प्लेंडर बहुत ज्यादा सेंस बनाती है यहाँ। अब जब बाइक ऐसी है तो इसमें कॉन्स ढूंढना बड़ा अजीब सा लगता है, बट एक ही कॉन जो मुझे समझ में आता है वो ये कि यार स्टिल बहुत लाइट वेट होने के बाद भी ये गाड़ी ड्रम ब्रेक्स पे बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं प्रोवाइड करती है। फ्रंट ब्रेक बहुत ही ज्यादा लाइट वेट लगता है कभी कभार, तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम लगती है। अगर आप इससे ज्यादा कुछ हैवी वर्कआउट कराने जाओ, आप कहीं बाहर हाईवे टाइप के रास्तों में निकल जाओ, तो वहां पे ये थोड़ी कम स्टेबल लगती है। अगर डिस्क ब्रेक मिलता तो मैं कहता कि ये गाड़ी और अच्छी हो सकती है अगर कंपनी इसमें डिस्क ब्रेक प्रोवाइड करने लगे। बाकी किसी मॉडर्न फीचर वगैरह स्प्लेंडर में मांगना मुझे नहीं लगता कि कोई सेंस बनाता है, तो वो सारी बातें करके कोई मतलब नहीं है, तो हम उसके अराउंड कुछ नहीं बोलेंगे। बट कॉन में माइलेज के ही साथ में एक बात बताता हूँ जो मुझे लगता है कि कंपनी को काम करना चाहिए जिस चीज पे, और वो लिटरली थोड़ा आपको भी शायद बेकार लग सकती है, वो ये है कि टैंक ऑलरेडी 9.8 लीटर का है, और जब से ये गाड़ी FI हुई है तो इसका मोटर उनने जहां भी प्लेस किया है, फ्यूल इंजेक्टर मोटर जहां भी इनने प्लेस किया है, वो बहुत ही अटपटी जगह है आई थिंक, क्योंकि उसमें आप 3 से 4 लीटर यूजेबल ही नहीं है। तो गाड़ी में आपको हमेशा लगेगा कि पेट्रोल बहुत ज्यादा है, बट तब भी गाड़ी चालू नहीं होती है। एक बार अगर वो 4 लीटर वाले मार्क तक आ गई तो 9.8 लीटर में से अगर हम 4 लीटर सिर्फ यूज ही नहीं कर सकते, तो वहां पे ये गाड़ी का माइलेज भले ही ज्यादा हो बट रेंज आपको कम मिलती है। तो वो एक चीज है जो थोड़ा सा खटकती है। बाकी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, आई गेस आपने अपने यूज के हिसाब से समझ ही लिया होगा कि कौन सी बाइक आपको चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में जरूर बताना कि आप कौन सी बाइक सजेस्ट करते हैं अगर आप 1 लाख के अंदर बाइक लेने जा रहे होते। बाकी मैं मिलता हूँ अब अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड, पीस।